वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत हमने आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ को समझा था। इसी कड़ी में अपने आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ की बची हुई कुछ भौतिक राशियां हैं, उनको ज्ञात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आर एल विद्युत परिपथ के लिए या प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए प्रतिबाधा को ज्ञात कर लिया, तात्क्षणिक धारा हमें आज ज्ञात करनी है, हमने कलांतर ज्ञात कर लिया था। तो आज अपने तात्क्षणिक धारा भी ज्ञात करेंगे, साथ में फेजर आरेख और ज्यावक्रीय आरेख को भी समझेंगे। तो अपने पास आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ कैसा था? एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध भी लगा हुआ है, परिरक्तव्य भी लगा हुआ है, यानी कि विद्युत परिपथ की अपने बात करें तो ये हो गया अपने पास एक विद्युत परिपथ, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टता स्रोत हमने लगा रखा है। ये एल है, ये आर हो गया। आरोपित वोल्टता का मान बच्चों जैसा कि आप जानते हो वी नोट साइन ओमेगा टी होता है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये तो हो गया परिपथ आरेख। इसका सदिश आरेख हमने बताया था, समझा था, और सदिश आरेख बच्चों यदि आपको याद हो तो ये ऐसा एक आरेख था, सदिश आरेख। ओके, यहाँ पे क्या था? आई नोट परिणामी धारा वोल्टता इस दिशा में जो कि आर एल परिपथ के लिए थी, तो वी नोट आर एल। यदि आपको ये चीज़ पता नहीं है तो लास्ट वीडियो आप एक बार चेक कर लोगे, वहाँ से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो वी नोट आर एल हो गए, कंप्लीट मान इतना ओ सी। यहाँ पे आर की भूमिका कितनी, यहाँ तक, इसको हमने ए नाम दे दिया, तो ये वी नोट आर बन गया। एल की भूमिका कितनी, ये हो जाएगा वी नोट एल। ओके, ऐसा अपने पास एक सदिश आरेख था, और ये अपने पास एंगल बना हुआ है कितना, ओमेगा टी एंगल बना हुआ है। ये कंडीशन है, सिंपल से अपने पास ये रामायण है। अब अपने यहाँ से क्या करना है, हमने प्रतिबाधा ज्ञात कर ली थी। प्रतिबाधा पता है कितना निकल के आया था? प्रतिबाधा का मान Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का रूट निकल के आया था। इसी प्रकार से कलांतर का मान फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर आया था। अब अपने बच्चों ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है तीसरा पॉइंट, तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा का मान कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तात्क्षणिक धारा का बच्चों सिंपल आप करोगे क्या, ये जो आपको सदिश आरेख नजर आ रहा है, ध्यान रखो, एक होता है फेजर आरेख और एक होता है सदिश आरेख। तो यहाँ पे ये जो आपको सदिश आरेख नजर आ रहा है, इस सदिश आरेख की सहायता से ही आपको ये तात्क्षणिक धारा ज्ञात करनी है। तात्क्षणिक धारा का समीकरण सूत्र सिंपल ये होता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ये सिंपल फॉर्म होती है। सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि ओमेगा टी के आगे प्लस माइनस कुछ आएगा या नहीं आएगा। यानी कि आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए जो आपने वोल्टता और धारा के बीच में ये एक सदिश आरेख बना रखा है, इसमें धारा की रेखा तो ये है, वोल्टता की रेखा ये है, आर एल के परिणामी वोल्टता इस दिशा में है। यहाँ पे यदि मैं नाम दे दूँ, ये सी नाम दे दूँ, ये बी नाम दे दूँ, तो ओ सी परिणामी वोल्टता है आर एल की, और ओ ए दिशा में परिणामी धारा है आर एल परिपथ की। अब यहाँ से क्या होगा कि इन दोनों में यदि आप देखते हो तो आपको एक एंगल नजर आता है, दोनों के बीच में कलांतर नजर आता है कितना, ओमेगा ये था अपने पास यहाँ पे फाई। दोनों में कलांतर नजर आता है कितना, फाई। अब फाई यदि कलांतर है तो इसका मतलब ये हो गया कि वी और आई के बीच में कलांतर तो फाई है, लेकिन कौन आगे कौन पीछे वो पता लगाना है। मूल रेखा ये हो गई, इसी आगे लगातार अपने बढ़ते जाएंगे तो हमें वोल्टता मिलेगी। वोल्टता कहाँ है? आगे की ओर है, फॉरवर्ड दिशा में है। थोड़ा ज़्यादा एंगल मापेंगे, 50-60 डिग्री ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो हमें वोल्टता मिलेगी धारा की तुलना में। वोल्टता आगे है मतलब धारा पीछे है। धारा पीछे है तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा, और कितनी पीछे है, फाई पीछे है। तो ये आपको जो समीकरण नजर आ रहा है, बस इसमें यही पता लगाना होता है कि इसमें जो भी धारा है वो वोल्टता की तुलना में आगे चल रही है या पीछे चल रही है। तो हमें पता चला कि धारा पीछे चल रही है, अतः यहाँ पे हमने माइनस का कर दिया, कितनी पीछे चल रही है, फाई एंगल, तो यहाँ पे हमने कर दिया माइनस का फाई। सिंपल सी रामायण थी। चौथा बच्चों ये देखो, तात्क्षणिक धारा अपने ज्ञात हो गई है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डेरिवेशन केवल दो ही है, एक तो प्रतिबाधा ज्ञात करने की है और एक कलांतर ज्ञात करने की है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है किसका मान, फेजर आरेख। मान किसी का ज्ञात नहीं करना, हमें फेजर आरेख बनाना है। फेजर आरेख पता है वी और आई के बीच में बनता है। इस बार वी दो होंगे, दो नहीं तीन होंगे। कौन कौन से? एक तो आर वाले के लिए वी होगा, एक एल वाले के लिए वी होगा, और एक परिणामी आर एल के लिए वी होगा। तो फेजर आरेख में 3 वोल्टताएं आएंगी और एक धारा आएगी।
धारा तीनों के लिए कॉमन ही है, आर के लिए, एल के लिए या फिर आर एल के लिए श्रेणी क्रम में लगे हुए धारा कॉमन है। तो फेजर आरेख में एक रेखा तो धारा की होगी, 3 रेखाएं वोल्टताओं की होंगी, कुल मिलाकर के 4 रेखाएं होंगी। इससे पहले हमने जो एक एक परिपथ लिया था, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध संधारित्र या शुद्ध परिरक्त, वहाँ पे हमने देखा कि एक रेखा तो धारा की थी और एक वोल्टता की थी, लेकिन यहाँ पे वोल्टताएं 3 हो चुकी हैं, आर की वोल्टता, एल के लिए वोल्टता और इनके कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टता। तो क्या करोगे, यहाँ से आपको करना क्या है, फेजर आरेख खींचना है। कैसे खींचोगे फेजर आरेख, ऐसा कुछ सिस्टम अपने पास होगा। यहाँ सबसे पहले आप वोल्टता वाले को रिप्रेजेंट कर लो। वोल्टता किसकी, वोल्टता परिणामी V0R वाले की। तो यहाँ से आप क्या बनाओगे, सबसे पहले ये अपने पास एक वोल्टता आ गई है, किसके लिए, RL के लिए। इसका मान आप क्या कर दो, ओमेगा टी आपने मान लिया कला कोण। तो V0RL है, आरोपित वोल्टता है, RL परिपथ में आरोपित वोल्टता कितनी है, V0 साइन ओमेगा टी है ना, इसका कला कोण कितना है, ओमेगा टी। तो यहाँ पे एंगल कला कोण हो गया ओमेगा टी, RL परिपथ को प्रोवाइड की गई वोल्टता के लिए। अब इसके लिए धारा का मान कितना निकल के आया, धारा के लिए कला कोण आया ओमेगा टी माइनस फाई। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया ओमेगा टी एंगल, इसमें से फाई कोण पीछे आ जाओ, नीचे आ जाओ, फाई कोण नीचे आएंगे, मान लो ये कोण फाई है, तो भाई ये किसका आरेख बनेगा, धारा का बनेगा। तो ये तो वोल्टता का आरेख हो गया, ये धारा का आरेख हो गया, और दोनों के बीच में कलांतर कितना है जी, फाई है। ओमेगा टी माइनस फाई, दोनों के बीच में कलांतर कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, फाई रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया, RL के लिए वोल्टता रिप्रेजेंट कर दी, RL वाले परिपथ के लिए धारा रिप्रेजेंट कर दी। अब हमें R की वोल्टता और L की वोल्टता को और देखना है। आप क्या देखते हो यहाँ पे कि जिस दिशा में धारा है, यानी कि जिस रेखा के ऊपर धारा है, उसी रेखा पे प्रतिरोध की वोल्टता है। उसी रेखा पे क्या है, प्रतिरोध की वोल्टता। यहाँ पे थोड़ी परछाई सी आ रही है, धूप की थोड़ा गौर करोगे। यहाँ पे क्या होगा, जिस रेखा में धारा है उसी के ऊपर आपको V0R नजर आएगा, यानी कि V0R और I0 एक की रेखा पे होंगी। ये I0 की रेखा है, तो इसी रेखा पे आपको कौन मिलेगा, V0R मिलेगा, इसी सेम रेखा के ऊपर। ओके, ये जो रेखा दिखाई दे रही है बच्चों, ये रेखा है, इससे फाई कोण आगे चले, देखो इससे अपने फाई कोण आगे चले, ये रेखा मिली, यहाँ पे आपको ये रेखा मिली, किसकी है, V0RL की है। यहाँ पे बच गई V0L की रेखा। तो V0L की जो रेखा है ना, वो V0R की रेखा से 90 डिग्री आगे है। V0R की रेखा तो ये थी, इसका 90 डिग्री आगे ले चलो, कौन मिलेगा, V0L मिल जाएगा। तो इस रेखा का 90 डिग्री आगे बच्चों आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे आपको कौन मिल जाएगा, V0L मिल जाएगा। तो ये बनेगा कंप्लीट फेजर आरेख। और यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या देखा आपने, 4 रेखाएं, I0 की और एक V0R की, एक V0RL की और एक V0 की। हालांकि V0R और I0 एक ही रेखा के ऊपर है, तो आपने यहाँ पे 3 तो वोल्टता रिप्रेजेंट कर दी और एक धारा रिप्रेजेंट कर दी। इन चारों के द्वारा आपने कंप्लीट क्या बना दिया, फेजर आरेख है वो तैयार हो चुका है। अब अपनी बात करते हैं इसके ज्यावक्रीय आरेख की, कि ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनेगा। बच्चों अब अपने पास होगा सदिश आरेख की, सदिश आरेख सॉरी ज्यावक्रीय आरेख। ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनाओगे, ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनेगा। ज्यावक्रीय आरेख के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ज्यावक्रीय आरेख के लिए आपको तात्क्षणिक धारा और तात्क्षणिक वोल्टता के मान चाहिए होते हैं। RL परिपथ में आपने कितनी वोल्टता आरोपित की, वो तात्क्षणिक वोल्टता बन गई। वोल्टता कितनी थी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये तात्क्षणिक वोल्टता है। तात्क्षणिक धारा आपने कितनी निकाली थी, तात्क्षणिक धारा का मान बच्चों आया था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस का फाई होता है। ये समीकरण नंबर 2 निकल के आ चुकी है। इन दोनों के आधार पे, ये तात्क्षणिक वोल्टता, तात्क्षणिक धारा, इनके आधार पे आपको बनाना है ज्यावक्रीय आरेख। थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, जरा गौर से देखना। यहाँ पे ये हो गया समय t, यहाँ पे आप अधिकतम वोल्टता लेते हो, अधिकतम वोल्टता कितनी आएगी, V0। विपरीत दिशा में भी अधिकतम वोल्टता माइनस का V0। यहाँ पे अधिकतम धारा I0 और यहाँ पे अधिकतम धारा नेगेटिव की ओर माइनस का I0। यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट करना है, 0 हो गया। यहाँ पे आपने ये मान लिया T/4, ये मान लिया T/2,
यहाँ पे समय अंतराल 3t/4 और यहाँ पे बन जाएगा t। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो v है v नोट साइन ओमेगा टी, ये सिंपल साइन वेव है, इसके साथ में प्लस माइनस कुछ भी नहीं यानी कि जीरो है, सिंपल सी रामायण है। तो इसका आरेख तो बच्चों जीरो से स्टार्ट हो जाना है। ओके, वैल्यू पुट करेंगे ना टी की, आई थिंक आरेख बनाना आपको आता होगा। v का सिंपल ये साइन वेव है, नहीं बनाना था इसके पीछे की वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। v का मैं आरेख बिल्कुल सीधा बना रहा हूँ। t/4 पे मैक्सिमम मिलेगा, t/2 पे जीरो आएगा, 3t/4 पे अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मिलेगा और t पे मान वापस जीरो बन जाएगा। तो ये सिंपल साइन वेव होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, इसी प्रकार से अधिकतम की ओर ये माइनस v नोट तक आ जाएगी। ओके, ये आरेख किसका है, ये आरेख v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी का है। आई नोट वाले में क्या करोगे, ये जो कलांतर है ना फाई, ये कलांतर फाई एक न्यून कोण है जिसका मान 0 से 90 के बीच में, न तो ये 0 है न ये 90 है, ये 0 से 90 के बीच में 40, 50, 15, 20, 70 जो भी रहना है वो रहेगा यहाँ पे। अब इसके लिए आप रेखा कैसे खींचोगे, यहाँ पे समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टी की वैल्यूज पुट करके बता देता हूँ कि कैसे आपको रखना होता है। आई का मान क्या हो गया, आई का मान बच्चों ये है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और माइनस का फाई, और ओमेगा के स्थान पे वैल्यू पुट कर दो कितनी, साइन, ये आ जाएगा 2π/t। इस टी के स्थान पे वैल्यू पुट करनी है और माइनस का फाई होना है। फाई आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 50 डिग्री, मान लो 40 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। न्यून कोण लेना है, कितना भी ले सकते हो, मैंने इसको 50 डिग्री ले लिया, ठीक है जी। ओके, या फिर ऐसा करो, मैंने इसको 30 डिग्री ले लिया, जो भी लिया है। टी की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल टी की, पहले जीरो पुट करो, साइन जीरो का मान जीरो, कितना बचा, माइनस का 30 बचा, केवल जीरो माइनस 30 हो गया ना। तो आई बराबर आएगा आई नोट साइन माइनस का 30, माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो आई नोट साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो मान आ गया माइनस आई नोट बाई 2। आई नोट का ठीक आधा लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बात की है मैंने, आप 60 डिग्री ले लो यहाँ पे, तो माइनस का 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मान होगा। यानी कि ग्राफ जो स्टार्टिंग चलेगा ना, एक बात तो ये कि ये माइनस से स्टार्ट होगा, सॉरी ये ऊपर की ओर नहीं है, ये नीचे की ओर है, ग्राफ है वो माइनस से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात बच्चों ये कि ये न तो जीरो है न ही 90 है, यानी कि न तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और न ये मैक्सिमम यानी कि आई नोट से स्टार्ट होगा। ये जीरो और आई नोट के कहीं ना कहीं बीच से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं बीच से स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि यदि आई नोट से स्टार्ट होता तो ये ग्राफ इस प्रकार से जा कर के और t/4 समय पे यहाँ पे जाके जीरो पे मिलता, लेकिन ये थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये t/4 से थोड़ा सा पहले मिल जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ है बच्चों वो इस प्रकार ऐसे चलेगा, यहाँ पे t/4 से पहले जीरो बना, t/2 से पहले मैक्सिमम होगा, 3t/4 से पहले जीरो होगा, t से पहले मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब कि t/4 से इतनी डिस्टेंस पहले जीरो बना है, तो सबसे इतनी डिस्टेंस माइनस करते चलो, अधिकतम जीरो ऐसे आता जाएगा। ग्राफ आप समझ गए होंगे, ये जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, फिर मैक्सिमम उल्टा, फिर जीरो, यही मान होता है। मैक्सिमम जीरो, उल्टा मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ये ग्राफ चलते रहते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे पहुँचे ना आप, तो इसके पश्चात जब आप आरेख बनाओगे तो t/4 से पहले जीरो हुआ ना, तो t/2 से पहले मैक्सिमम हो जाएगा लगभग इस पॉइंट के संगत, और ये ग्राफ बच्चों मैक्सिमम जाएगा कहाँ, यहाँ तक जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, 3t/4 से ठीक पहले वापस जीरो हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, फिर t से पहले ठीक मैक्सिमम हो जाएगा उल्टा इस प्रकार से, और उसके बाद में लगातार इस प्रकार से ग्राफ चलता रहेगा। ये कंडीशन यहाँ पे बन के आएगी। समझने वाली बात ये है कि आरेख कहाँ से स्टार्ट होता है, न तो ये जीरो से स्टार्ट होगा न ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये कहीं ना कहीं 50-60 डिग्री मान हमें प्राप्त होता है, तो जीरो और मैक्सिमम के बीच से स्टार्ट होगा। और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है कि t/4 से पहले जाके मिलेगा, फिर t/2 से पहले मैक्सिमम होगा, 3t/4 से पहले जीरो होगा, t से पहले फिर मैक्सिमम होगा, यानी कि निश्चित समय अंतराल पे ये जीरो मैक्सिमम होता रहता है। तो ये अपने पास क्या बनता है, ज्यावक्रीय आरेख बनता है इस केस के लिए। कब, RL प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा।
कई बार सीधा ही ये RL प्रत्यावर्ती परिपथ का ज्या वक्रीय आरेख या फेजर आरेख 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये अपने पास RL प्रत्यावर्ती परिपथ है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें तात्क्षणिक धारा को समझा, फेजर आरेख को समझा, उसके साथ हमने ज्या वक्रीय आरेख को भी समझा। सो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने बात करेंगे किसकी, RC परिपथ की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।